ले आए ना? इस चैप्टर में बताओ सबसे पहले दो तीन टॉपिक्स, चैप्टर खोल के जहां से भी स्टार्ट हुआ है। इंट्रोडक्शन टू कार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ। कार मैग्नेटाइजेशन इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नेट। ओके, बस रुक जाओ। इसी यहीं पे बुक ना उल्टी करके रख दो यहाँ पे, हमें इसके बाद वापस आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो मैग्नेट का आपको वैसे बचपन से पता है, क्योंकि बचपन में हम मैग्नेट से खेले हैं, कि मैग्नेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फॉर सम रीजन आयरन जैसे पार्टिकल्स को या ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, राइट? बट हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है कहीं ना कहीं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मैग्नेट की, कुछ इस तरीके से होती है, नॉर्थ से लाइंस निकलती है, साउथ में एंटर करती है। और इनके और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बस इतना डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनती, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है, राइट? जी। बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पूरा क्लोज लूप बनता है ना? अब यहाँ पे ये चीज आपने पढ़ी हुई है, आपने समझी हुई है। अब यहाँ पे जो मजेदार बात आती है कि हम ये चैप्टर पहली बात तो पढ़ क्यों रहे हैं। हमें इस चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है, हम अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड करंट में थे। यहाँ पे एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो बात करी हमने पिछले चैप्टर में, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली रूट कॉज में आई कहाँ से। और तुम पता है, तुम किसी भी सोर्स को उठाओगे मैग्नेटिक फील्ड वाले, मैग्नेट हो करंट हो, एंड ऑफ द लूप तुम्हें एक कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एंड ऑफ द चेन। गॉट इट? कोई इलेक्ट्रॉन। हाँ। समझो इस बात को, जब करंट फ्लो करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्ज, लेट्स से। तो चार्ज की मूवमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। जी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चार्ज मूव कर रहा था। और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो तीनों चीज आपस में लिंक हो गई ना। जी। एक थी मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक करंट हो गई, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये तीनों आपस में लिंक्ड है। और दिस इज बेसिकली द रूट स्टार्टिंग लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरी थ्योरी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझनी थी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ये। वापस आते हैं। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हमें जो जो पता है, वापस आता हूँ। मैग्नेट, आपको पता है ना कि किसी पुराने देश में, वैसे तो डॉक्यूमेंटेड ऐसा है कि चाइना में ढूंढा गया था, बट किसी पुराने देश में गडेरिया को मिला था जो भेड़ चरा रहा था। गाजरा, अच्छा, हाँ। तो उसका उसका लोहे वाला जो भी औजार था वो चिपक गया पत्थर पे, तो दैट इज हाउ मैग्नेट के। तो मैग्नेट की एग्जिस्टेंस अर्थ पे पहले से ही थी। अब हमने जितना सॉलिड को अब तक समझा है बचपन से अभी तक, कि सॉलिड पार्टिकल इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्लोजली पैक्ड होते, दैट इज वाई सॉलिड। अब कुछ सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी है, बाकियों में नहीं थी। तो एक पहले से ही माइंड में रोड मैप बना के चलो कि सॉलिड्स, जैसे हम करंट के फ्लो केस में हम बोलते हैं कि दे आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चार्ज ट्रांसमिशन में कंडक्टर इंसुलेटर्स, हीट जो अच्छा हीट ऑब्जॉर्व करते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो नहीं करते, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक थ्योरी, solids can be broadly classified into diamagnetic material, paramagnetic materials and ferromagnetic materials। और अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं मैग्नेट्स के बारे में, वो मैग्नेट मोस्टली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बना होता है। जो नेचुरली एग्जिस्टिंग होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक के ही होते हैं, जो आर्टिफिशियल है उसमें हम फेरोमैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है क्या? मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, इसको समझते हैं। पिछले चैप्टर में लास्ट टॉपिक में आपने एक चीज समझी थी कि एक एक पॉजिटिव न्यूक्लियस के अबाउट अगर एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, ये एक छोटी सी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। वो छोटी सी करंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ चार्ज अपॉन टाइम से,
तो चार्ज की जगह मैं ई लिख सकता हूँ, टाइम की जगह टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। एक सर्कल कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा, राइट। टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस हो गया सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ई अपॉन 2 पाई आर, डिस्टेंस ओवर स्पीड, वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो वी ऊपर आ गया। ये हो गया स्मॉल करंट ईवी अपॉन 2 पाई आर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। एंड मैग्नेटिक मोमेंट, अगर किसी लूप में करंट फ्लो करती है तो हमें पता है कि वो एक पतले से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। इसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जैसे हमने डायपोल मोमेंट समझा था। इस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई इंटू ए है, राइट। तो ये आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के लिए इंप्लाई करो, तो एक छोटे से इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसके वजह से स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी करंट टाइम्स एरिया। क्या मिला हमें, ई वी आर अपॉन 2, राइट। This magnetic moment of one single electron, this will be present at the root cause of magnetic field anywhere. Okay, क्योंकि हर चीज में एटम है, हर एटम के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, और वो बहुत छोटा होता है, लाइक सुप्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। चलो भूल गया फिर से कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताता है। मैग्नेटिक मोमेंट को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, डायपोल मोमेंट याद करना। प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल मोमेंट, अगर एक चार्ज है तो डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू बीच का डिस्टेंस। तो इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग। मैग्नेटिक मोमेंट किसी डायपोल का स्ट्रेंथ दिखाता है। ओके, स्ट्रेंथ। सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आप एक मैग्नेट की बात करो तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये डिस्टेंस हमने 2L ले ली, और इनका इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और स्मॉल m दिखा। पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, जितना स्ट्रॉन्ग नॉर्थ उतना ही स्ट्रॉन्ग साउथ होता है। तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट का बन जाता है फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। अगेन द फॉर्मूला नॉट इंपॉर्टेंट हियर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या डिफाइन करता है, इस मैग्नेट की ओवरऑल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी होगी। अच्छा, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वाले डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल की, डायपोल की जो जो भी प्रॉपर्टीज डायपोल के साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो डायपोल कहीं के ऊपर टॉर्क लग रहा है, चाहे वो डायपोल खुद किसी और चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, डायपोल डूइंग वॉट एवर, डायपोल वो जो भी कर रहा है वो कितनी क्षमता से कर रहा है। अच्छा। अंडरस्टूड, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। सो देयर विल बी वीक डायपोल, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डायपोल्स। अब एक मैग्नेटिक, अब एक मेरे को मैग्नेट चाहिए जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, अब आजकल जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे वीडियोस हैं नियोडियम मैग्नेट्स की, सॉरी, दे आर वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। एक मैंने वो वाला, नियोडियम मैग्नेट्स होते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे एक बार। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हमारे पास एक साइड हमारे जो मार्केट में मिलते हैं वीक मैग्नेट्स हैं, छोटे से ब्लैक कलर के। अब बाय बट ऑफ कोर्स रीजंस यू विल से कि नियोडियम मैग्नेट्स हैं जो, इनका मैग्नेटिक मोमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये छोटे वाले मैग्नेटिक मोमेंट काफी कम है, राइट। सो बोलो बोलो, पिछले वाले चैप्टर में क्या था, एम इज इक्वल टू आई ए। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने कहा, जो भी स्ट्रॉन्ग या वीक की बात करिए, एक मैग्नेट की बात करिए। अब मैग्नेट में क्या था लॉजिकली, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। तो ऐसा अगर और भी कोई कोई सोर्स हो सकता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी हो सकती है। अब आप कंसिडर करो एक करंट कैरिंग लूप, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही है, इधर से वापस एंटर कर रही है। हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये जो पतला सा लूप है, ये एक बहुत ही थिन मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगी, नो मैटर हाउ स्मॉल। अच्छा,
तो इसीलिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को फिगर आउट किया गया, और जो फॉर्मूला बना है मैग्नेटिक मोमेंट का, आई इंटू ए, ये करंट इंटू एरिया, ये डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। अच्छा। ठीक है, ठीक। कमिंग बैक, अब हमें पता चल गया कि सिंगल करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है ना। इसको और एक्सट्रीमली छोटे पार्टिकल पे लेके आओ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी खुद की छोटी करंट है, तो उसकी भी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बहुत छोटी, लाइक पता ही नहीं कितनी छोटी है ना, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। अब इमेजिन ए सिचुएशन जहां पे एक सॉलिड है आपके पास, उसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक मोमेंट्स है, बट उनकी डायरेक्शंस ऐसी हैं। गॉट इट? मैं ये एक सिंगल पार्टिकल का नहीं दिखा रहा हूं, बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल कंबाइन होके एक इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, इसे छोटा सा, दिस इज कॉल्ड समथिंग, अभी के लिए हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट का टर्म दे रहे हैं, बट इनके अंदर इसको मैग्नेटिक मॉड्यूल्स कह सकते हो, छोटे छोटे। उन छोटी चीज़ों को। हाँ, ये जो मैंने बनाए हैं मैग्नेटिक मॉड्यूल्स जो हैं वो, दे आर इक्विवेलेंट रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो अलग अलग स्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लेवल पे लगा रहे थे। ठीक है, तो फिर ये छोटी चीज़ें इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो दिखा भी नहीं सकते इतने बड़े सॉलिड में, अच्छा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम्स के आसपास है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तुम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को सोचना ही बंद कर दो। अच्छा। क्लब बहुत सारे एटम्स है ना, मिलियंस ऑफ एटम्स इन वन सॉलिड पीस, जी। उनमें से मान लो कि 1000 2000 जो एटम्स है, उनके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कुछ आपस में इंक्लाइन हो गई। बहुत रेयर कंडीशन होंगी, बट वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो बहुत सारी जगहों पे अलग अलग ऐसा हो जाएगा। अच्छा। समझ गए? ओके। तो इनको मैंने कह दिया मैग्नेटिक मॉड्यूल्स, ओके। क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ गुच्छा, बहुत अलग अलग स्कैटर्ड प्लेसेस पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी थोड़ी इकट्ठी हो गई है। अच्छा। लेकिन सेम चीज किसी मटेरियल में ये देखा गया कि यही चीज किसी मटेरियल में कुछ इस टाइप के है कि सारे मैग्नेटिक मॉड्यूल्स आपस में भी इंक्लाइंड में हैं, और आपस में भी इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से इनकी खुद की ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जो काफी स्ट्रांग होती है। अच्छा। एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ नॉन मैग्नेटिक सॉलिड एंड अ मैग्नेटिक सॉलिड। अच्छा। ऑलमोस्ट everything in nature has a tendency to interact with magnetic field, not magnetic material, interact with magnetic field, almost any material including our body, stones, every material, wood, paper, everything. अच्छा। द रीजन अब जैसे कि चार्ज वाला केस देखो, प्लास्टिक प्लास्टिक पे तो आ जाता है चार्ज, लकड़ी पे चार्ज उस पे भी आ जाता है, आई मीन स्टैटिक चार्ज, वैसे कंडक्टर्स एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक से करंट नहीं फ्लो हो सकता, लेकिन मेटल में से हो जाएगा, क्योंकि मेटल में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो रूट कॉज पे जो करंट को चाहिए था फ्लो होने के लिए वो है। सेम वे अर्थ जो बना है वो खुद किसी और की मैग्नेटिक फील्ड रीजन में बना है जब अर्थ बना था, तो और अर्थ की खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेसिकली अर्थ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अच्छा। एंड दैट इज वाई अर्थ पे होने वाली हर चीज मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करती है, चाहे वो उसको रिपेल करेगी, चाहे वो उसको अट्रैक्ट करेगी, चाहे शायद न्यूट्रल ही रह जाए। अच्छा। दिस इज न्यूट्रल क्लियर? ही रह जाए मतलब। न्यूट्रल रह जाए मतलब रिस्पॉन्ड ना ही करे, आई मीन अगर हम इस चीज को डिस्कस और डिटेल में करेंगे तो बहुत ही डिटेल में जाएंगे, इसको यहाँ रोक देते हैं, आपको मोटी मोटी स्टोरी समझ में आई? जी। तो जो छोटे छोटे मैंने मैग्नेटिक डोमेन्स बताए थे, और या इनको मैग्नेटिक डोमेन्स भी कहते हैं वैसे, मॉड्यूल्स को, तो ये जो छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स है, अगर ये एक डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, तो ओवरऑल नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग थी, और वो पूरा का पूरा मटेरियल हमने कह दिया कि मैग्नेट है। हाँ। अब इंटरेस्टिंग बात, परमानेंट मैग्नेट के लिए पहले स्टील बहुत यूज होता था, आजकल दूसरे मटेरियल ज्यादा यूज हो रहे हैं, पहले स्टील बहुत यूज होता अच्छा। था, बट स्टील
स्टील ऐसा, देखो आपको पता है स्टील इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो देर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ स्टील जिसमें आयरन की वैल्यू ज्यादा थी, कार्बन कम था, जो मैग्नेट बहुत अच्छा बन जाता था। अच्छा। लेकिन उसी लोहे का टुकड़ा जिसको मैग्नेट नहीं बनाया गया, परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाया गया, तो हमारे पास एक बड़ा सा लोहे का पार्ट था, हमने इसमें से इतना हिस्सा काट लिया और इसको परमानेंट मैग्नेट बना दिया, इतना हिस्सा काट के इसको नहीं बनाया, छोड़ दिया। पर ये दोनों तो सेम ही चीज की बने हुए हैं, तो परमानेंट मैग्नेट तो दोनों को बनना चाहिए था अगर हम प्रोसेस जो भी कर रहे हैं। तो पहले का जो प्रोसेस होता था, ये इस पोर्शन को पहले मेल्ट करते थे। मेल्ट करने से हुआ क्या है, उनके एटम्स की इंटर बॉन्डिंग, जो इंटरटॉमिक बॉन्डिंग है, वो वीक हो गई है। तो सॉलिड सॉलिड ना लेके काइंड ऑफ फ्लो करने लगता है लिक्विड के फॉर्म में, ओ। कॉल्ड मेल्टिंग इट। मेल्टिंग एन आयरन, किसी भी मेटल को मेल्ट कर सकते हैं, राइट? जब मेटल मेल्ट हो जाता है तो मेटल की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग प्रॉपर्टी थी, जिसके से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, वो मटेरियल खत्म नहीं होती, वो वहीं की वहीं है, जस्ट वो बहुत ही रैंडम स्टेट में। तो बाय द टाइम इट इज बीइंग कूल्ड, इसका जब टेम्परेचर कम किया जा रहा होता है, तो क्या करते हैं, इसके अबाउट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है। अच्छा। क्योंकि अगर आप इस टाइप के मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो होगा क्या, जैसे आपके मैग्नेट के पास कोई लोहे का टुकड़ा, छोटा सा नेल, कोई क्लिप, स्क्रू ड्राइवर चिपका होता है, तो थोड़े टाइम में वो भी दूसरे लोहे को चिपकाने लगता है अपने साथ। ये तो आपने ऑब्जर्व किया है। दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि ये जो डोमेन्स थे ना, जो इधर उधर बिखरे हुए थे, ये मैग्नेट बहुत टाइम से चिपका हुआ था, तो इसके डोमेन्स थोड़े बहुत एक डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाते हैं, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन गई। बट ये इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल भी एक प्रॉपर्टी है, जिससे सारे पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल शेप पे धीरे धीरे आ जाएंगे। अच्छा। तो ये डोमेन्स वापस रैंडम हो जाएंगे और एक टाइम पे वो जो टेम्परेरी मैग्नेट बना था हमारा स्क्रू, वो वापस लोहा हो जाएगा, राइट? हाँ। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस क्या करा जाता है, कूलिंग प्रोसेस, मेल्ट करके जब कूल करते हैं तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, जिससे जैसे जैसे सॉलिडिफाई होते जाता है, अंदर के जो डोमेन्स है वो भी इंक्लाइन होते जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सारे डोमेन्स परफेक्टली इंक्लाइन हो जाते हैं, सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इनकी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई। अच्छा। दिस वॉज वन ऑफ द ओल्ड मैथड। रिसेंट मैथड बहुत डिफरेंट है, और हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाला कंसेप्ट भी इसी को चलता है कि आप किसी भी एक, आपने एक लोहे का नेल लिया, नेल के ऊपर आपने कॉपर वायर या आयरन वायर की वाइंडिंग कर दी, इस वायर के इधर एक सेल लगा दो स्विच के साथ। अब आप जब भी स्विच ऑन करोगे तो इस नेल के अक्रॉस करंट फ्लो कर दिया है, तो करंट कैरिंग लूप है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ लूप ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा क्रिएट होगी। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से बह रही है थ्रू दैट आयरन नेल, दैट इज मेकिंग दिस आयरन नेल टू बिहेव एज एन मैग्नेट, और इसीलिए इसका नाम बढ़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तब तक वो मैग्नेट का काम करेगा। अब ये हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हो गया, क्योंकि हमें बहुत सारा लोहे का मलबा उठाना था, तो हमने एक क्रेन बनाई, क्रेन के आगे एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा लगा दिया। अब जब भी हम मलबे के पास लेके जाते हैं, उसका करंट ऑन कर देते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, जितनी स्ट्रॉन्ग करंट उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बहुत सारा लोहा इकट्ठा चिपका लेता है, फिर दूसरी जगह जाके हम उस स्विच को ऑफ कर देते हैं, वापस लोहा सारा गिर जाता है। अंडरस्टूड? तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड की जो कहानी है, जब अगर आप इसको छानने बैठे हुए कि मैग्नेटिक फील्ड आ कहाँ से रही है, चाहे वो करंट की देखो चाहे आप मैग्नेट की देखो, रूट लेवल पे मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, जिनके वजह से कुछ तो हो रहा है। गॉट इट? तो आप हेडिंग डालो पहली। अब आपको मैंने चैप्टर का कोर समझा दिया है कि हम मैग्नेट्स के ऊपर क्यों स्टडी करते हैं। हेडिंग क्या डाल दी है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स।
पहला पॉइंट, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के आगे लिखो attracts pieces of iron, cobalt, nickel, etc. Second, directive property. Freely suspended magnet aligns itself with natural magnetic field या Earth's magnetic field. Third, like poles repel and unlike attract. Fourth, magnetic poles exist in pairs. Magnetic induction. Magnet induces temporary magnetism. A magnet induces temporary magnetism in a magnetic substance placed nearby. A magnet induces magnetism in a substance placed nearby. और इसके नीचे ऐसे स्टाइल में लिख दो, इंडक्शन precedes attraction. इसका मतलब बताओ। कि पहले मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है फिर वो अट्रैक्ट। बिल्कुल। सब्सटेंस के बाद क्या लिखना था? किसमें है हम? मैग्नेटिक इंडक्शन। इन अ सब्सटेंस प्लेस्ड नियर इट। अब नेक्स्ट इसके बाद एक टेबल टाइप का बनेगा और हम दोनों साइड फॉर्मूलेस लिखने वाले हैं, एक साइड मैग्नेटिज्म के और एक साइड इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो यहां पे आ जाएगा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में एक दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, K विल बी रिप्लेस बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, Q1 Q2 की जगह पोल्स M1 एंड M2, डिस्टेंस R स्क्वायर।
यहाँ पे एक बात याद रखना, कई बुक में ये फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के दोनों पोल्स का स्ट्रेंथ सेम होता है, तो M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज करेक्ट, बट ये तो फोर्स हो गई एक मैग्नेट के पोल्स के आपस में हो गई ना फोर्स। अगर आपके पास एक मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ M1 है और एक दूसरा मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ M2 है, तो उनके बीच में फोर्स के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। गॉट इट? ठीक है। तो पोल्स की मतलब जो एक मैग्नेट में बात कर रहे हैं, तो पोल्स के में भी कुछ फोर्स होगी जब वो एक साथ नहीं आ रहे। एक्चुअली जब तुम ये बात सोचोगे कि दोनों पोल्स के बीच में जो फोर्स है वो एक साथ क्यों नहीं आ जाते, तो तुम्हें ये वाला डायग्राम याद आएगा कि वो जो पोल्स बने हैं वो एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन्स के एडअप होके बने हैं। और उन जो पोल्स बने हैं उनकी डोमेन की जो वो होती है ना, डेंसिटी, वो पोल्स के पास ज्यादा होती है और अदरवाइज कम होती है। अच्छा। समझ गए? हम्म। तो अगर तुम मैग्नेट को खोल के देखना चाहो कि पोल कहाँ पे है, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे पोल्स का बना हुआ बहुत सारे, और मैग्नेट को तोड़ते ही वो दो डिफरेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, है ना? हाँ जी। वही तो। तो फिर वो जो भी वो छोटी छोटी चीजें हैं, हम्म। वो एक साथ क्यों नहीं आ जाती पोल्स पे? कि वो अगर ऐसे वो जो चीजें हैं वो एक्चुअली सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें दिखाई है, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो बहुत सारे एटम्स है जो एक साथ रखे हुए थे जिससे वो सॉलिड स्ट्रक्चर बने। उसमें कहीं कहीं ग्रुप ऑफ एटम्स का जो अलाइनमेंट थी वो कुछ इस तरीके से हो गई कि हर एक इंडिविजुअल छोटी सी मैग्नेटिक मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन बना रहा है वो सारी इकट्ठी हो गई। दैट इज इट। अच्छा। ठीक है। तो फिर अगर वो लिक्विड बन गए तो फिर मैग्नेटिक हो गए? लिक्विड बन गए तो वो मैग्नेटिक नहीं, लिक्विड बन गए तो उनका दैट मीन्स टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वक्त वो मैग्नेटिक मैग्नेट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर अलाइन कर दिया जाए तो कूल ऑफ होने का जरूर मैग्नेट बन जाएंगे। अच्छा। ठीक है। बट हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो तुमने पूछा था कि M1 M2 का क्या करना है, मतलब जो आपस में कोई फोर्स होती है जो एग्जिस्ट कर सकती है, वो उनके आपस में फोर्स होती है, वो थ्रू आउट ही होती है एक्चुअली, क्योंकि थ्रू आउट छोटे छोटे डोमेन्स है, थ्रू आउट ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर पॉइंट पे फोर्स लगी रहा है कहीं ना कहीं। तो वो अट्रैक्टिव है? नहीं, वो फोर्स है, हाँ वो अट्रैक्टिव है, हाँ, बट उससे कुछ होता नहीं है क्योंकि सॉलिड बन के रेडी हो गया, अब कोई पार्टिकल इधर से उधर मूव नहीं ना करेगा। अच्छा। अगर पार्टिकल ही मूव करने लग गया इधर से उधर तो फिर वो तो जेली टाइप का सब्सटेंस बन गया ना। हम्म। मेरा पेन घूम गया था, हाँ मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, एक साइड लिखो मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया M इंटू 2L। ठीक है। हाँ जी। फिर टॉर्क ऑन अ डायपोल का फॉर्मूला क्या था? पी ई साइन थीटा। इस पे जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा M B साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक फील्ड में, डायपोल मोमेंट कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में। हम्म। टॉर्क का फॉर्मूला सेम, और तुम्हें पता है डेरिवेशन भी सेम है। हाँ। डेरिवेशन देख लो, शॉर्ट में कर लेते हैं इसको, कि सपोजेटली ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने B बोल दी, और हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हमने ऐसे रखा है, तो बहुत ही गंदा बना। और ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं? जो उस मैग्नेट की एक्सिस होती है, राइट? हम्म।
तो मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो थीटा हो गया। तो एक फोर्स तो इस पे, अगर पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, स्मॉल m से लिख रहा हूँ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इधर फोर्स लग गई m भी, अगर साउथ पोल हुआ है सपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ आती है, नॉर्थ से साउथ। तो अगर इसको हम नॉर्थ पोल बना दे तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगी साउथ की तरफ, और इस पे फोर्स ऐसी लगेगी, है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट कितना करेगा या कैसे कर रहा है, उसके लिए आपको अगर टॉर्क निकालना है, तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस x, वो ये है दोनों फोर्सेस के बीच में, है ना, इस वाले और इस वाले के बीच में। तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू कोई भी एक फोर्स, आइदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट, राइट। तो कोई भी एक फोर्स ले लिया है हमने, कौन सा फोर्स है, m इंटू बी। चार्ज पे फोर्स क्या लगता था, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो मैग्नेटिक कन्वर्जन, फोर्स लगेगा, चार्ज की जगह स्मॉल m आ गया, E की जगह B आ गया। तो फोर्स एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ये लेंथ है 2l। तो साइन थीटा यहां से आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 2l। x की वैल्यू क्या आ गई, 2l साइन थीटा। तो एम बी एज इट इज, x की जगह 2l साइन थीटा, m इंटू 2l को कैपिटल M बोल दिया, मैग्नेटिक मोमेंट, एम बी साइन थीटा। सेम डेरिवेशन है बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में थी। F इज इक्वल टू क्यू ई। एक सिंगल चार्ज को अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो फोर्स कितनी लगती है, F इक्वल टू क्यू ई। वैसे ही एक मैग्नेट है या मैग्नेटिक मोमेंट है कोई, या मैग्नेटिक पोल है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक पोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो बी में, तो उस पर भी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ लेके जाना चाहेगी, वही फोर्स, सेम फॉर्मूला सेम मेथड, एम पी। हाँ, मर्जी है, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ये फॉर्मूले हमारे काम के हैं जी चैप्टर के। ये मैं पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने जो पहला दो टॉपिक बोला था ना कि सॉलिनॉइड में, सॉलिनॉइड को कंपेयर करना है उसके साथ, मैग्नेट के साथ, ये फर्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिज्म का, कंपेयर, शो दैट अ मैग्नेट इज इक्वल टू अ सॉलिनॉइड, या सॉलिनॉइड इज इक्वल टू मैग्नेट। ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, दोनों केस में आंसर हमारे सेम होंगे। तो वो आंसर करने से पहले पहले मैग्नेटिक फील्ड समझी हमने कि मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से और मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ क्यों रहे। ये स्टेप बहुत अच्छे से याद रखना कि चार्ज जब मूव करता है तो उसे करंट कहते हैं, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हम, अच्छा चार्ज क्यों जनरेट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, तो उसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट प्रोड्यूस करते तो उस करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। पॉइंट इज दिस, ये जो करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्ज, जिससे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपने अपना काम कर रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी में बात ही सबसे पहले ये समझ में आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट है वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, मतलब दे जनरेट ईच अदर, इलेक्ट्रिक पार्ट, वो दे साइमल्टेनियसली जनरेट ईच अदर, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज देयर। फिर हमने बेसिक समझी कि ये सॉलिड में क्या क्या टाइप के होते हैं, डाया पैरा भी मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सॉलिड्स में जो डाया पैरा उनकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन बाद में पढ़ेंगे। हमने इलेक्ट्रॉन का देखा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से गोल गोल घूमता है जब इलेक्ट्रॉन, तो उसकी खुद की मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है। वहां से हमने समझा कि मैग्नेट की मैग्नेट और इलेक्ट्रिक में वो समझी सिमिलैरिटी कि दोनों सेम सॉर्ट की होते हैं चीजें, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि आप ये समझ रहे थे, जो स्ट्रेंथ बताता है। फिर हमने देखा कि एक सॉलिड में मैग्नेट और नॉन मैग्नेट में फर्क क्या होता है बेसिकली,
एंड देन वी स्टार्टेड द चैप्टर, राइट? हाँ जी। यहां तक आ गए? हाँ। अब चलो आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, ये याद है आपको? के पी अपॉन आर क्यूब था इसमें, और इसमें था 2 kp/r³ है ना? ये जनरलाइज फार्मूला था। जो पूरा फार्मूला था वो याद है आपको? 2 k p/r² - 2 square k 2, px वगैरह। हाँ, 2px/r, हाँ r² माइनस x² है ना? इक्वालिटी। हाँ जी जी। और इक्वेटोरियल में जो बड़ा फार्मूला था दैट वाज ठीक। k p/r² + x² 3/2। सेम कन्वर्जन मैग्नेटिक के लिए, सेम। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये बन जाएगा k की जगह आ जाएगा μ0/4 पाई, p की जगह आ गया m और r³, राइट? और उसमें एक्सियल में 2m, है ना? और ये वाले फॉर्मूले भी सेम, ठीक है? अब हम अपना वो पढ़ सकते हैं। टॉर्क हमने पढ़ लिया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम होता है। लेट्स ऐड मोर पॉइंट्स। ये सारा पोटेंशियल एनर्जी। सर हाँ, जो वो पहले वाले फॉर्मूले थे वो हाँ जी। एक्सियल और इक्वेटोरियल, उसमें एक्स क्या है? मतलब जैसे जो नॉर्मल फार्मूला है। एक्स था जैसे कि डाइपोल है, ठीक है? इसमें जो ये है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर, डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस आर होती है, और एक्स ये वाले होते हैं। इसको ए भी ए बोल दिया हमने तो हमारा फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा फिर। तो ये एक्स की जगह ए आ जाएगा, ठीक है? ठीक। एक्स इक्वल टू ए। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल का फॉर्मूला वो था U इक्वल टू माइनस m.b या -mb cos थीटा। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल इज -p.e या -pe cos थीटा। ऑल्सो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 पोजीशन, pe cos θ1 माइनस cos θ2, इसमें है वर्क डन। m आ जाएगा, e की जगह b आ जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक। करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, नेक्स्ट टॉपिक शुड बी करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें क्या फॉर्मूला आया था? m इज इक्वल टू आई इंटू ए। और हमने मैग्नेटिक मोमेंट सबसे पहले पेज पे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये निकाला था, है ना? तो इसमें क्या? सबसे पहले वाली स्लाइड में
हाँ, यहीं से मैंने तुम्हें, जो कल तुमने क्वेश्चन पूछा था गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, वो मैंने यहीं से समझाया था तुम्हें। तो ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज EV/2। क्या है ये? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई डाउट? नहीं। अब हेडिंग डालो जो एनसीईआरटी में सबसे स्टार्टिंग में आया था, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे आ गया कि शो दैट अ सोलिनॉइड इज इक्विवेलेंट टू सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, सेम आंसर आएगा, ठीक है? ठीक है। इसका आंसर लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, स्टेट, ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग ये नहीं है कि बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलिनॉइड। नो नो नो, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, नॉट जस्ट सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। हाँ। ठीक है, ओके। सो इसमें लिखो, व्हेन अ करंट इज पास्ड, when a current is passed through a solenoid, it behaves like a bar magnet in following ways. पहला पॉइंट, a current carrying solenoid when freely suspended, a current carrying solenoid when freely suspended aligns itself aligns itself क्या वो फीड सस्पेंडेड? a current carrying solenoid when freely suspended aligns itself along Earth's magnetic field direction, just like a bar magnet. अलाइंस इटसेल्फ कैसे? एक मैग्नेट लो, दीवार पे रस्सी डालो, धागा डाल दिया, लटका दिया, और इसके नीचे एक मैग्नेट को लटका के छोड़ दिया। ये मैग्नेट इस धागे के अबाउट गोल गोल घूमता हुआ अल्टीमेटली किसी ऐसी डायरेक्शन पे रेस्ट पे आएगा जिस डायरेक्शन में उस प्लेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पूरे अर्थ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैग्नीट्यूड की भी है और अलग अलग डायरेक्शन में भी है, बट जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखता है अर्थ का, जो ओवरऑल है, अर्थ क्योंकि बहुत बड़ा है, हम एक बहुत ही छोटे कॉन्फ़िगरेशन में अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये है अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, इसे ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिक साउथ समझ लो, जहां पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, राइट? बट अर्थ का मैग्नेट जो है वो नंबर वन उल्टा है, नंबर टू थोड़े से एंगल पे है अर्थ की ज्योमेट्रिकल एक्सिस के साथ। तो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस आप ऐसे समझ सकते हो कि थोड़े से एंगल पे, ये एंगल बहुत छोटा होता है बट ये एंगल हर प्लेस पे अलग अलग है। तो ये जो मैंने रेड कलर का मैग्नेट दिखाया है, ये मैग्नेटिक पिक्चर ऑफ अर्थ मींस कि सपोज, नॉट एक्चुअली ऐसा नहीं है, बट सपोज अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू एक बहुत बड़ा मैग्नेट अर्थ के अंदर गाड़ा हुआ, तो उसकी जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किस तरीके से आएगी? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ होता है वो उस तरफ है और मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे की तरफ है। अंडरस्टूड?
तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे किस काम की है पता है? um नहीं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है सबसे पहले तो। सन है, तो सपोज ये सन का सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन दिखाया मैंने, क्योंकि पूरा सन इस फ्रेम में फिट नहीं हो रहा था, ठीक है। ठीक है। तो सन के ऊपर इरेप्शंस होती रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ये जो सर गोल गोल देख रहे हो ऐसी सरफेस पे इरप्शंस होती है। ये सिंगल इरप्शन इतनी बड़ी होती है जिसके अंदर 20-25 अर्थ फिट हो सकती है। ओ। बट अर्थ की सरफेस के हिसाब से कुछ भी नहीं है। इनके कंपैरिजन में बहुत दूर मरकरी, वीनस, अर्थ के पास बहुत दूर अर्थ है, छोटू सा। अब जब ये इरेप्शन ऐसे होती है ना, तो इसमें बहुत सारा सोलर मास निकलता है सोलर फ्लेयर्स में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये लाइव। बट ये जो सोलर फ्लेयर्स है ये जो लूप पूरा नहीं बन पाता, ये गोल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इरप्शन हुई, ये सारा मास बाहर जाना चाहता है स्पेस में, लेकिन सन की मैग्नेटिक पुल की वजह से इसको नॉट जस्ट मैग्नेटिक पुल, सन का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है, उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारा सोलर मास वापस आ जाता है, बट हर बार नहीं आ पाता। बहुत ही फाइन मात्रा में ये, और बहुत ही ज्यादा एक्चुअली, हर डायरेक्शन में सोलर फ्लेयर्स इजेक्ट होती रहती है। अगर ये सारी की सारी सोलर फ्लेयर्स अर्थ में आ गई, ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, ये कुछ भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारी मशीनरी डिस्टर्ब हो जाएंगी, अर्थ का विंड साइकिल, ट्रेड विंड साइकिल, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हम व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड डज, आर मैग्नेटिक फील्ड सिंपली डिफ्लेक्ट्स इट। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होते हुए एक तो ऐसे चले जाते, ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स अर्थ में घुसते ही नहीं है, एक लेयर सी बन गई है प्रोटेक्शन की, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स बाई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंटर करते हैं, और जब वो पार्टिकल्स अर्थ पे एंटर करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकरा के लाइट एमिट होती है, जिसको हम पोलर लाइट्स कहते हैं, जो नॉर्थ पोल में दिखती है। अंडरस्टूड? ऑरोरा, ऑरोरा लाइट्स, ये उस वजह से हो रही है। अच्छा। सर क्या लिखा था आपने? क्या दिखना था? वो छोड़ो, ये देखो। अच्छा। दिख नहीं रहा सर, कुछ नहीं। अभी अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, हाँ। ये एक्चुअली एक्चुअल एक्चुअल फोटोग्राफी है ऑफ अर्थ प्रोटेक्टिंग दिस फ्रॉम सोलर फ्लेयर। क्रेजी है ना?
ये समझ गए? हाँ जी। अच्छा, हमने पॉइंट लिखा था पहला ना, दूसरा लिखो। Two current carrying solenoids exhibit mutual attraction and repulsion. Two current carrying solenoids exhibit mutual attraction and repulsion like bar magnets. हम्म। थर्ड पॉइंट, सेकंड लिख लिया। हाँ जी। The pattern of magnetic field lines are exactly same for current carrying solenoid and a magnet. The pattern of magnetic field lines. The pattern of magnetic field lines are exactly same for current carrying solenoid and bar magnet. Last point, magnetic field on at magnetic field at far axial point for both magnet and current carrying solenoid is given by same formula. For both magnet and For both magnet